बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ साहब से कहा मुलाकात की। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कायम मकाम अफगान वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से आज कहा गया कि अगर आइन कहता है 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए तो हमें इस पर अमल दरामद करना होगा। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की जानिब से आज कहा गया कि अगर 90 रोज़ के अंदर आइन कहता है कि इंतखाबात होंगे तो इस पर अमल दरामद कराना होगा। क्या समझ रहे हैं कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में इंतखाबात हो सकेंगे और क्या हुकूमत इस पर राजी होगी? सबसे पहले तो जी, जैसे आपने कहा कि चाइना के और अफगानिस्तान के चाइना के वज़ीर ख़ारजा और अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा दोनों शख्सियात ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, और इस दौरान फिर उनके जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के ट्रायलेटरल यहाँ पे मुज़ाकरात हुए, और उन मुज़ाकरात में एक बहुत बड़ा वाक़या ज़हूर पज़ीर हुआ है उन मुज़ाकरात में, वो मैं आपको भी बताता हूँ, और वो मेरे ख्याल से नई दिल्ली के लिए परेशान कौन है। अच्छा। लेकिन उससे पहले जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि आइन अगर कहता है कि 90 दिन में इलेक्शंस हों तो हमें उस पर अमल करना होगा, और आइन की पासदारी तमाम सियासी जमातों की ड्यूटी है और हम उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं, वरना दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है और कोई दूसरा रास्ता नहीं इसके अलावा। और उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस AR कॉर्नेलिस जो हैं, कॉर्नेलिस, उनकी याद में सेमिनार था, और जस्टिस कॉर्नेलिस जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ में उनका नाम जो है वो हमेशा याद रहेगा, एल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलिस। और एल्विन रॉबर्ट कॉर्नेलिस ये जो हैं ये 1903 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1991 में इनका इंतकाल हुआ, और ये जो हैं ये 1960 से लेके 1968 1960 से 68 तक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे, और उसके बाद जो है वो ये फिर याह्या खान साहब की हुकूमत जब आई तो उसमें ये वज़ीर कानून भी रहे 69 और 71 के दरमियान, और इनका ताल्लुक़ आगरा से था, लाहौर में आके सेटल हो गए थे। 40 की दिहाई में इन्होंने लाहौर से अपना कैरियर शुरू किया था। ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से वाबस्ता हो गए थे। क्रिकेट बहुत पसंद था इनको, और उसके अलावा जो है वो जब 1947 में इन्होंने तरजीह दी कि ये पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान मूवमेंट में बहुत फाल थे। सही। और ये जो हैं ये इनकी जो एक बड़ी आप समझ लें कि खूबी कहें या इनकी बात कहें कि ये मतलब ये जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसे दौर में, अच्छा ये जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर कानून थे जोगेंद्र नाथ मंडल, ये उनके साथ भी, और फिर यानी इसका मतलब ये है कि पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान, उनके साथ भी ये लॉ सेक्रेटरी रहे, और उसके बाद जो है ये जस्टिस मुनीर का जो एक फ़ैसला है जो हमारी अदालती तारीख़ में और सियासी तारीख़ में उसको एक बहुत बुरा वाक़या करार दिया जाता, इख्तलाफी नोट इनका था, और उस हवाले से फिर ये पहचाने गए, जाने गए तारीख़ में, और फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने 60 में। अच्छा, इनकी जो अच्छा
काफ़ी अरसा इंतकाल से पहले इन्होंने ये जहाँ पर आज तकरीब हो रही थी ना, फ्लैटीज़ होटल लाहौर, ये फ्लैटीज़ होटल में ही रिहाइश इनकी ज़्यादा रही। तो उनका आज इन्होंने जिक्र किया। और आप देखेंगे ये उस दौर में पाकिस्तान के, आप ज़रा तसव्वुर करेंगे जो 60 की दिहाई है उसमें ये चीफ जस्टिस रहे, और ये वो दौर था जब आज जिक्र भी किया चीफ जस्टिस साहब ने कि जमात इस्लामी पर पाबंदी लगी और ये सारा हुआ, तो उसको ख़त्म किया उन्होंने। पाकिस्तान में इतना ये बड़ी पोलराइज्ड आजकल तो खैर जाहिर है अभी भी, लेकिन इतना नहीं है ज़्यादा। लेकिन उस वक्त तो आप देखें ना कि उस वक्त तो बिल्कुल वो दाएं बाजू बाएं बाजू ये सियासत, और बहुत उस वक्त ये था। उस वक्त आपका जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है वो कोई तरक्की पसंद है, कोई रिजत पसंद है, नाम देते थे मुख्तलिफ, और राइट विंगर है। उसमें आपके पाकिस्तान का चीफ जस्टिस जो है वो क्रिश्चियन है, और इंतहाई काबिल एहतराम क्रिश्चियन है, इंतहाई काबिल एहतराम। यानी नीचे जो भी कुछ हो रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं, कोई सोशलिज्म, कोई कम्युनिज्म, कोई इस्लामी मूवमेंट चल रही हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग दो वॉइसेस। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का क्रिश्चियन है, और स्मूथ, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई, आप समझें कि कोई सियासी जमात उसके बारे में बात नहीं कर रही, अवाम बात नहीं कर रहे, इज्जत रिस्पेक्ट के साथ। तो ये हमारी तारीख की जो चंद बड़े ज़बरदस्त मैं समझता हूं कि शख्सियात हैं, उसमें जस्टिस कानिल सिर्फ इस फैसले के हवाले से नहीं, वैसे भी आप देखें कि 60 की दिहाई में बड़ी डिबेट और डिवीजन था पूरे, यानी पूरी दुनिया में, यानी एक सोशलिज्म और ये कोल्ड वॉर चल रही है, और उसमें फिर वो इस्लाम और मतलब पैन अरबिज्म आ रहा है, पैन इस्लामिज्म आ रहा है, वो आप देखें मशरिक़ वस्ता में, पाकिस्तान में, बाकी जगहों में। तो कमाल की बात है। अच्छा, अब इन्होंने जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि एक तो उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, और कानून समेत दूसरे अलूम के भी, वो फ़िलासफ़र भी थे उनके, वो बहुत, यानी जस्टिस कानिलिस के एक होता है ना वाज शख्सियात की बड़ी इज्जत, और कई पहलू, क्रिकेट का तो मैंने बताया आपको। जी। अच्छा, और बड़े आला अदारों में दुनिया भर के वो तालीम हासिल की उन्होंने, सब कुछ वो सारा आज उन्होंने बताया। और यानी ये आप देखें कि अयूब खान के दौर में चीफ जस्टिस रहे, और उस वक्त अयूब खान के खिलाफ भी फैसले, बहुत सारे फैसले उनकी पसंद के मुताबिक तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने दिए। और ये रिलीजियस जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आज़ादी होनी चाहिए, और स्पीच की आज़ादी होनी चाहिए, माइनॉरिटीज़ तो हम नहीं कहते, लेकिन 12 माइनॉरिटीज़ ही, तो उनके लिए इन्होंने बड़ी जदोजहद की। और उसके बाद ये जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद से ताल्लुक, अच्छा बहरहाल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात उमर अता बंदयाल साहब ने की, उन्होंने की कि ये उन्होंने कहा अदालतें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं कर सकती, पाकिस्तान के हर शहरी को बुनियादी हकूक हासिल हैं, और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारे बुनियादी हकूक में शामिल है, और इंसानी हकूक पर फैसला करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कोई भी, किसी भी लेवल पे, किसी भी ग्रेड का, किसी भी, कोई भी, यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो बुनियादी हकूक का फैसला नहीं कर सकते। अदालतों के फैसलों की इखलाकी अथॉरिटी होती है, चूंकि इसी अदालतें फैसला करती हैं, और अदालती फैसला अगर चैलेंज ना हो, जी यहां पे चैलेंज नहीं हुआ ना फैसला इंतखाबात के हवाले से, तो वो हतमी फैसला बन जाता है, यानी फाइनल फैसला हो जाता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरा जारी है, लेकिन हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना उनकी ड्यूटी है, फ़राइज़ है उनके, हम उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं, वरना दूसरी सूरत में हमारा फैसला तो है, और फैसला आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए, और उसी में मॉरल अथॉरिटी होती है। अगर आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे तो हमें उस पर अमल करना होगा, हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। यह किसी चॉइस की बात नहीं है, यह आइन की बात है। और उसके बाद मतलब अब ये जो बात इनके जुमले हैं, इन्होंने कहा इलेक्शन 90 दिन में हो या ना हो, ये हमारी चॉइस नहीं, आइन कह रहा है। मतलब ये हमारी कोई चॉइस नहीं है, ये आइन ने हमें पाबंद किया है, और सियासी जमातों को भी पाबंद किया है, और इसमें चैलेंज चूंकि नहीं हुआ तो हतमी फैसला होगा, और हम कौम आइन के साथ खड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट का साथ देना होगा। ठीक है,
और पाकिस्तान के लीडर्स, अदारे, अवाम आइन की पासदारी के लिए पुरज़म है। अच्छा, तो ये इन्होंने, और उन्होंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स में से एक हूं, सुप्रीम कोर्ट नहीं हूं, मेंबर्स में से एक हूं। और देखते हैं अब क्या होता है, ठीक है। और उन्होंने फिर ये तमाम जो गुफ्तगू उन्होंने की, और उन्होंने कहा कि जस्टिस खानिली जब रिटायर हुए तो उनके पास कोई एहसास नहीं थे। और फिर उसके बाद उन्होंने ये सारी बातें की। फिर उनसे सवाल हुआ उनसे, जी उन्होंने कहा ना कि फैसला मौजूद है, फैसला मौजूद है। उन्होंने कहा ऑडियो लीक्स, साफी एक मीडिया से पूछा गया कि ऑडियो लीक्स हो रही हैं, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि बस आप दुआ करें, और वो मुंह पे उंगली रख के खामोशी का इशारा करके वहां से मुस्कुराते हुए चले गए। अब ये जो है, ये तो आप समझें कि एक तरह से उन्होंने फैसला सुना दिया है आज की तकरीर में। और उन्होंने कहा है कि ये जो मतलब जो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि उन्होंने फैसला सुना दिया कि किसी भी सूरत जो है कोई हमारी चॉइस नहीं है, ये आइन कह रहा है, ये ना मेरी चॉइस है ना किसी और की चॉइस है, और मैं एक फर्द हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। और तमाम लोग भी पाबंद हैं, सियासी जमातें भी पाबंद हैं, सब लोग पाबंद हैं, सियासी मुज़ाकरात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये तो एक तरह से उनका बिल्कुल स्ट्रेट बात आ गई चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से, यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस हफ्ते जो बेंचेस लगे हैं उनमें फाइज ईसा साहब नहीं है इस हफ्ते किसी बेंच में। और इसी हफ्ते में यकीनन, क्योंकि ये हफ्ता जो आज इतवार से शुरू होकर अगली इतवार पे ख़त्म हो रहा है, तो अगली इतवार को जो है वो एक इलेक्शन तो है ना तुर्की वाला, ठीक है। और तुर्की वाला इलेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुर्की वाला इलेक्शन पूरी दुनिया पे पाकिस्तान या मशरिक़ वस्ता, पूरी दुनिया पे उसका असर हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। और उसका असर हो रहा है, और असर उसका मैं आपको बताता हूं कि क्या उसका असर होने जा रहा है और क्यों वो इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। लेकिन पहले मैं उससे आपको ये बताऊं कि ये चाइना का क्या मामला हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा वाक़या हुआ है। एक रूटीन का ये कोई इजलास नहीं था। हम कहते हैं ना फलाना वजीर आए, 2 वजीर आए, 3 वजीर मिल गए, नहीं, ये बड़ा, मैं इसको जिस तरह से देख रहा हूं और यकीनन दूसरे लोग भी देख रहे होंगे। इसका एलामिया जारी हुआ है 4th राउंड ऑफ पाकिस्तान चाइना फॉरेन मिनिस्टर्स स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जॉइंट प्रेस रिलीज, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना की। अब उसमें कह रहे हैं कि बोथ साइड्स अंडरस्कोर्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया एंड नीड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स। द पाकिस्तानी साइड ब्रीफ्ड द चाइनीज साइड ऑन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स ऑफ द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आगे देखें, चाइनीज साइड रिटेरिएटेड दैट द कश्मीर डिस्प्यूट वॉज लेफ्ट ओवर फ्रॉम हिस्ट्री एंड शुड बी properly and peacefully resolved in accordance with United Nations Charter, relevant Security Council resolutions and bilateral agreements. Both sides opposed any unilateral actions that further complicate the already volatile situation. अच्छा, यहां रुकें। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक चीन ने कहा कि फैसला होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला है जो पहले जो हम स्लाइड पे देख रहे थे ना। पहली बात उन्होंने की है कि ये जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, ये चाइना ने कहा है। और फिर चाइना ने और दोनों मुल्कों ने, यानी चाइना और पाकिस्तान ने कहा है कि एक तरफ का जो फैसला है, एनी यूनिलेटरल एक्शन, यानी इशारा हो रहा है 370 की तरफ, वो जो है वो मजीद हालात को, पेचीदा हालात को खराब करेगा। ठीक। तो चाइना खड़ा हो गया है पाकिस्तान की उस नुक्ता नजर के साथ जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ। दूसरी बात जो इसके अंदर है इस एलामिये में, वो जो अगर हम आगे बढ़ें तो वो हमें नजर आती है। वो कहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से, और ठीक है, वो कहते हैं कि यहां पे स्टेबिलिटी, पीस, ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन इनकी जो इसके आखिरी इसकी दो, वो कह रहे हैं कि फंड्स खत्म करें। आखिरी 3 लाइन इंपॉर्टेंट है। द 2 साइड्स एग्रीड टू कंटिन्यू देयर ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस फॉर द अफगान पीपल एंड एनहांस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन अफगानिस्तान इंक्लूडिंग थ्रू एक्सटेंशन ऑफ CPEC टू अफगानिस्तान। CPEC
अफगानिस्तान तक चली गई इस अलामिये के मुताबिक। अच्छा, ये जो है मामला, अब ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मामला है जो कि तमाम, हाँ मेरा ख्याल है तमाम जो, जैसे मैंने आपको बताया था ना एससीओ की कॉन्फ्रेंस में से वो चीज सामने निकल के आई है कि चाइना और रशिया, सॉरी चाइना, रशिया जो है वो रुबल के अंदर वो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, इंडियन रुपी और रुबल के अंदर। यहां दूसरी जो चीज निकली है इस वो ये कि चाइना खुल के खड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ जी। और ये बात इंडिया में, ऐसा नहीं कि इंडिया में इस बात को नोट नहीं किया गया। जो 19 स्लाइड है, इंडियन एक्सप्रेस, एट इस्लामाबाद मीटिंग चाइना एंड पाकिस्तान एग्रीड टू एक्सटेंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव टू अफगानिस्तान। इंडिया की ने भी इसको इसी तरह से लिया है, ठीक है। अच्छा, और सीपैक जो है वो आगे अफगानिस्तान तक चला गया है जी। अच्छा, फिर उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया सो कह रहा है कश्मीर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान शुड बी रिजॉल्व एज पर यूएन रेजोल्यूशंस चाइना। हाँ ठीक। फिर वायर कह रहा है चाइना पाकिस्तान रिजेक्ट यूनिलेटरल एक्शंस इन कश्मीर एंड बैक यूएन रेजोल्यूशन। सही। दक्कन हेरल्ड कह रहा है अ डे आफ्टर जयशंकर बिलावल वॉर ऑफ वर्ड्स इन गोवा, चाइना स्टैंड्स बाय पाकिस्तान ऑन कश्मीर। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है चाइना सपोर्ट्स पाकिस्तान ऑन कश्मीर एंड बिलावल प्रोवोक्स इंडिया अगेन इन प्रेजेंस ऑफ चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वाकया है जो कि इसको बहुत ही संजीदगी के साथ देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये जो बात है ये काफी अहम है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और चाइना की वही पोजीशन है। सीपैक अफगानिस्तान तक चला गया है। चाइना अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद हैं उनके साथ खड़ा होकर कश्मीर का मसला और 370 के अगेंस्ट चाइना ने बात की। अच्छा, अब यहां पर अब आ जाएं कि और क्या होने जा रहा है। तैयब उर्दगन यानी आज से एक हफ्ते के बाद अगली इतवार संडे 7th 14th को पाकिस्तान के इलेक्शंस का भी फैसला किया हुआ है। 14th को इलेक्शन हो रहा है टर्की में। रजब तैयब उर्दगन जो कि तकरीबन 2002 से अगर आप लें तो 2 दिहाइयों तक, ठीक है, पहले वो वजीर आजम रहे 2008 तक, और फिर उसके बाद वो सदर बने, ठीक है जी, और फिर उसके बाद जो है वो अब तक वो सदर हैं, और उनका मुकाबला जो है वो केमाल किलिगदेरओग्लू के साथ होने जा रहा है। सही। और ये मुकाबला एक टफ फाइट है। टफ फाइट इसलिए है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आ क्योंकि पाकिस्तान के साथ क्या होगा फिर अगर ये टफ फाइट है। रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ये इलेक्शन एक ऐसे वक्त पे आ गया है और टफ फाइट है। टफ फाइट में क्यों कह रहा हूं, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके जानेंगे मजीद। नाज़रीन यहां पर ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, तुर्की में होने वाले इंतखाबात और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक पर इसके क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, उस हवाले से देखें। पहली बात तो यह है कि अब ये देखना है कि एक तो इमरान खान साहब ने रैलीज और जलसे और ये सब का ऐलान कर दिया। इसी हफ्ते इमरान खान साहब की बहुत सी अदालतों में पेशी भी है, और यही जो अगले चंद रोज़ हैं इसमें देखना यह है कि पार्लियामेंट क्या उनका रद्दमल क्या आता है, ठीक है। और ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो नवाज शरीफ साहब के साथ इस लंदन में मौजूद हैं, कल गालिबन वो वापस आएंगे, और फिर वो क्या हिकमत अमली होती है उनकी, क्योंकि अदालत जो है वो एक हुकूमत में इस वक्त इस बात पे बहस हो रही है। इस बात पे तो एक वो चल रहा था मामला कि कोई नोटिफाई कर दिया जाए, डी नोटिफाई कर दिया जाए, लेकिन ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ये जब इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त रात के वक्त अदालतें 2011 में जजेस जमा हुए थे, 2010 में या 2011 में, तो उस वक्त एक फैसला हुआ था नोटिफिकेशंस के हवाले से, वो शायद मुमकिन ना हो। और उसमें जब से ये समाअत हुई है उसके बाद से हुकूमत की तरफ से रिस्ट्रेन
किया गया है इस पर। मतलब ज़्यादा बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि साकिब निसार साहब के दौर में क्या हुआ या इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में क्या हुआ, उसके बाद इस मामले पे जो है वो लबो लहजा अब इख्तियार नहीं किया जा रहा जो आज से तकरीबन 5 रोज़ पहले या 4 रोज़ पहले पार्लियामेंट के अंदर हमें नज़र आ रहा था। जाहिर सी बात है कि एक सियासतदान है पुराने और मामलात को समझते हैं, देखते हैं कि मामलात कहीं बिल्कुल हाथ से ना निकल जाएं, हत्थे ना निकल जाएं, और इसमें ये बात अब डिस्कस हो रही है हुकूमती वज़रा के दरमियान कि क्या वज़ीर आज़म के ऊपर कंटेम्प्ट लगेगी या पूरी काबीना पे लगेगी या किन किन वज़रा पे लगी। मतलब 3-4 बातें हैं। अदालत किस तरह से 14 मई का इलेक्शन तो नहीं होने जा रहा, तो फिर लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वो फैसला तो अपनी जगह है, उस फैसले की खिलाफ वर्जी हुई है 14 मई के फैसले जी। और वो पंजाब के जो निगरां वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने आटे के करप्शन का जो इल्ज़ाम लगा था उसके ऊपर उन्होंने तहकीकात को हुक्म दे दिए। 20 अरब आटे के करप्शन का इल्ज़ाम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लगाया था, बल्कि ये कहा था 20 अरब से भी ज़्यादा, और इलेक्शंस के लिए चाहिए 21 अरब रुपए। तो अगर आटे में 20 अरब की करप्शन हो गई तो फिर इलेक्शन में 21 अरब, तो ये मतलब एक मामला ऐसा है जिसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। लेकिन ये बात भी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से हुई। ये मैं क्यों बात कह रहा हूँ कि तुर्की के इलेक्शंस, ये इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, ये गैर मामूली सूरत हाल है। ये एससीओ की समिट के दौरान जो लबो लहजा इख्तियार हुआ, जिसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड इंडिया से लेके और तमाम दुनिया तक जो है वो ज़ाहिर है उनका मीडिया इतना खुल के बात नहीं करता, और वो जो लेकिन ये कि जो जयशंकर जी की तरफ से जो आदाब मेज़बानी बतौर एक मेज़बान पहले भी हुआ, ये पहली दफ़ा नहीं था। पहले उन्होंने चाइना के साथ किया, उनके मिनिस्टर के साथ हाथ नहीं मिलाया। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ हाथ ही नहीं मिलाया। लेकिन उससे ज़्यादा ये किस्सा उठ गया, क्योंकि ये पाकिस्तान इंडिया का मामला जब भी होता है ज़्यादा उठता है चाइना के, तो वो बहरहाल। और उससे पहले वो फिर बुरा भला भी उन्होंने कहा वहाँ पर जयशंकर जी ने चाइना को, पाकिस्तान को, डोमिनिकन रिपब्लिक में, तो ये चल रहा था काफ़ी दिनों से। लेकिन इसका जो यानी पर्दा इस तरह से गिरा है कि रशिया और इंडिया के दरमियान तिजारत कैसे होगी, ये एक सवाल उठ गया। और साथ ही चाइना ने भरपूर अंदाज में कश्मीर पे पाकिस्तानी मौक़िफ़, और ये कि यूनिलैटरल एक्शन यानी 370। इसी दौरान जनाब आ गया ये तुर्की का इलेक्शन। ये तुर्की का जो इलेक्शन है, इसके बारे में जो इकोनॉमिस्ट इस हफ्ते का इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि अगर उसका हम टाइटल दिखा सकें, वो कह रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्शन ऑफ 2023। ये पूरी दुनिया में सबसे अहम इलेक्शन है इस साल का। और ये जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर कलिक दारोग्लो जो हैं, केमाल कलिक दारोग्लो, ये इनका मुकाबला हो रहा है तय्यिब एर्दोगान के साथ, और सख्त मुकाबला हो रहा है। यानी उनके साथ जो है वो ये जो हैं इनकी 74 साल एज है। इनका जरा तारुफ पहले करवाते हैं ना। कमाल किलिक दारोग्लू जो हैं, ये 74 साल इनकी उम्र है, और ये इनका ताल्लुक जो है एक काफ़ी जिसे कहना चाहिए ना कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक, अंकारा। और लेकिन ये बड़े अच्छे स्कूलों में गए, यानी तालीम अच्छे स्कूलों से मुराद है कि गरीब मतलब अच्छे स्टूडेंट बने, ये मतलब है। बहुत अच्छे महंगे स्कूलों में तो नहीं जा सके, लेकिन अच्छे स्टूडेंट बने। और स्टूडेंट बनने के बाद इन्होंने जो है वो 1971 में, इनकी 48 की पैदाइश है, यानी ये इस वक्त 74 साल के हैं, 74 ईयर्स इनकी एज है। तकरीबन आप समझ लें कि शाह चार्ल्स जितने हैं ये। उसके बाद ये हुआ कि ये सिविल सर्विस में चले गए, तो टैक्स कलेक्टर की जॉब इन्होंने की, और वहां से ये फिर तवील अरसे तक ये सिविल सर्विस में रहे, और फिर रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद ये 2001 में ये सियासत में आ गए। अच्छा, अब इनकी ये सियासत में आ गए, और सियासत में आने के बाद इन्होंने पीपल्स रिपब्लिक पार्टी, ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक पार्टी जिसको CHP कहते हैं, उसकी इन्होंने क़यादत संभाल ली। CHP क्या है?
मतलब CHP या रिपब्लिक पार्टी क्या है तुर्की की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। मतलब ऐसे ही कोई हम कहें कि ऐसी कोई पार्टी है CHP, ऐसी कोई, ये वो पार्टी है जो कमाल अतातुर्क ने बनाई थी। अच्छा, ठीक। जो जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क, उन्होंने जो पार्टी बनाई थी, और जो पार्टी एक तवील अरसे तक, जिसके पहले सरबराह वो थे, ठीक है, और फिर उन्होंने वो जो जदीद सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी, जिनका नाम आपको इकबाल की शायरी में भी नजर आता है, और मोहम्मद अली जिन्ना, और दुनिया के जो बड़े लीडर्स में से कमाल अतातुर्क। तो कमाल अतातुर्क की पार्टी है ये रिपब्लिकन पार्टी CHP। लेकिन, और ये तुर्की की सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक। लेकिन फिर ये हुआ कि तुर्की के अंदर जो है सेकुलर पार्टी, सेकुलर कमाल अतातुर्क के जो नजरियात 50-60 की दिहाई का जो तुर्की है, 70 की दिहाई का जो तुर्की है, वो एक खास अंदाज में चल रहा है। फिर वहां पे इस्लामी तहरीकें उठती हैं, सियासी इस्लामी तहरीकें, और एक एक करके उनके ऊपर पाबंदियां लगती चली जाती हैं। सही। लेकिन उनमें से फिर ये होता है कि उनमें से एक तहरीक जो उठती है, तो वो तहरीकें इतनी पॉपुलर हो जाती हैं कि उन तहरीकों में से एक तहरीक या एक पार्टी जो बाद में बैन हो जाती है, बाद में वो बैन हो जाती है, लेकिन उसका नौजवान जो उम्मीदवार खड़ा होता है वो इस्तांबुल का मेयर बन जाता है, तय्यिप एर्दोगन। और वो कमाल की कारकर्दगी के साथ दिखाता है 90 की दिहाई में। लेकिन 90 की दिहाई में वो तो खड़ा हो जाता है, कारकर्दगी दिखाता है, पार्टी बैन हो जाती है उसकी जिसके वो खड़ा हुआ था, लेकिन वो मेयर है और वो खिदमत करता है, कमाल काम दिखाता है, ठीक है, और लोगों में मकबूल होता चला जाता है। और फिर वो जो पार्टी बैन हो जाती है, इस्लामी पार्टियां बैन हो जाती हैं, तो फिर उसके साथ और भी बहुत सारी साथी, एक वर्चू पार्टी बनती है, वो भी बैन हो जाती है, और पार्टियां बनती हैं, वो भी बैन होती रहती हैं, बैन होती जाती हैं, बैन होती जाती हैं, पाबंदियां लगती जाती हैं, एर्दोगन पे खुद पाबंदी लग जाती है। लेकिन इस दौरान ये होता है कि ये फिर अपने एक साथी के साथ, जिनका नाम है अब्दुल्ला गुल, ये उनके साथ मिलकर फिर उसके बाद ये पार्टी बनाते हैं, जो कि जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है, जिसको AKP या खाली AK कहते हैं। तो अब्दुल्ला गुल जो हैं, इनकी ये 2001 में पार्टी बनती है, 2002 में ये जीत जाते हैं इलेक्शन, और ये कुछ अरसे तक जो है ये वजीर आजम रहते हैं। फिर वजीर आजम बनने के बाद ये तय्यिप एर्दोगन के ऊपर से पाबंदी हटाते हैं, उन पर पाबंदी लगी हुई है ना, साथी के ऊपर पाबंदी हटाते हैं, तो फिर वो तय्यिप एर्दोगन वजीर आजम बन जाते हैं। ये कुछ अरसे के बाद 2007-8 में ये सदर बन जाते हैं। सही। और फिर ये सदर रहते हैं काफी अरसे, और एर्दोगन वजीर आजम रहते हैं। 2014 तक ये सिलसिला चलता है। 2014 में फिर वो जो है वो सदर बनते हैं एर्दोगन। लेकिन फिर 2016 में वो नाकाम बगावत होती है, जो कि जिसमें तय्यिप एर्दोगन की हुकूमत को खत्म करने की कोशिश होती है। उसके बाद वहां पे एक रेफरेंडम के तहत पार्लिमानी से सदारती निजाम हो जाता है, और 2019 का इलेक्शन होता है, उसमें वो जीतते हैं। फिर उसके बाद 2023 का इलेक्शन आ जाता है। लेकिन इस दौरान जो है वो ये जो इलेक्शन है, ये इसके अंदर यानी लोग दोबारा तुर्की के अंदर, एक तो इस्लामिक मूवमेंट है, लेकिन फिर वो हालात ऐसे हैं दुनिया के जिसमें तुर्की का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। शायद आज से 20 साल पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, शायद 10-12 साल पहले भी नहीं था, जितना इस वक्त तुर्की का दौर पिछले चंद सालों में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इंटरनेशनल लेवल पे। अब ये जो हैं, इनके सामने जो कमाल किलिकदारोगलू जो हैं, ये कमाल अतातुर्क की पार्टी है, और लेकिन इनके साथ जो है इस्लामी पार्टियां भी हैं। अच्छा, अब्दुल्ला गुल जो हैं, जो सदर थे, उनका भी कुछ झगड़ा हो गया, नाराजगी हो गई। अच्छा। तो वो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एर्दोगन। और जो कुर्द प्रो कुर्द पार्टियां हैं, वो भी इनके 6 जमातों का अलायंस है। जो तय्यिप एर्दोगन है, उनके साथ भी एक आध छोटी पार्टी, असल पार्टी उनकी जो पार्टी है, दुनिया की 6ठी बड़ी पार्टी है, पूरी दुनिया की, जो उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी है तय्यिप एर्दोगन, उसके जो अराकीन, उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक। तो तय्यिप एर्दोगन भी और ये भी, जो दोनों का मुकाबला 5 बजे शाम को बैलेट बॉक्स बंद हो जाएंगे, सही, और इतवार के दिन रात तक हमें पता चल जाएगा कौन जीता। लेकिन इंपॉर्टेंस क्या है,
अमेरिकन ये देख रहे हैं कि क्या ये थोड़ा सा रशिया से दूर होगा अगर अर्दोगन, क्यों अर्दोगन ने बड़ा बैलेंस किया है। तैयब अर्दोगन ने, आप ये देखें, यूक्रेन और मॉस्को के दरमियान पूरी जंग में यूक्रेन की मदद होती रही और मॉस्को उनको एक्सेप्ट करता रहा। ये गंदुम कैसे जा रही है, कैसे ये सारा का सारा इसमें इंतहाई कमाल का बैलेंसिंग एक्ट किया है रजब तैयब अर्दोगन ने। अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या हम F-35 दोबारा दें तो ये S-400 का मामला खत्म कर देंगे अगर वहां पे ऑपोजिशन आती है। और अमेरिका इशारों का नाम में ऑपोजिशन को सपोर्ट भी कर रहा है, यानी फंडिंग नहीं कर रहा, सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन जो नए जो यानी ये जो हैं मध्य मुकाबले खड़े हैं अर्दोगन के, इनका बड़ा सख्त, इनके भी बड़े सख्त बयान आते हैं अमेरिका के बारे में। इनके कोई अमेरिका के बारे में नरम बयानात नहीं है। तो एक तो ये है कि, और ये, लेकिन इन्होंने एक बात और कही है, इन्होंने कहा है कि मैं 2 या 3 महीनों में, एक तो ये कि तमाम यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री, जो टर्की का यानी वीजा फ्री हो जाएगा तमाम यूरोपीय यूनियन। ये बड़ा यूरोप के साथ, बड़ा यूरोप के साथ, नेटो के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। नेटो के साथ बेहतर करना चाहते हैं तो मॉस्को में कंसर्न है कि एक मिनट, ये जो क्यादत देखें, एक तैयब अर्दोगन लेके चल रहे हैं ना, तब्दीली अगर आ गई तो उसका इंपैक्ट होगा पूरा बहुत बड़ा, बिल्कुल होगा। मॉस्को ये देख रहा है इस बात के इम्कानात नहीं है कि मॉस्को के बारे में तब्दीली होगी पोजीशन अगर तैयब अर्दोगन रहते हैं या तैयब अर्दोगन हार जाते हैं। दोनों सूरतों में तैयब अर्दोगन जो है वो इनसे छोटे हैं 5 साल। अच्छा, ठीक है, तैयब अर्दोगन ये 74 के हैं, वो 69 के हैं तैयब अर्दोगन। लेकिन तैयब अर्दोगन जो है उनको एक तो ये रीजनल इशू, फिर वहां महंगाई, फिर ये क्राइसिस जो सारे, फिर जल्जले की तबाहकारियां जिसमें कई हजार लोग वहां पे जानों से चले गए और अभी तक बेघर हैं और सारा ये जो अच्छा दुनिया कैसे देख रही है। मैं दूसरी बात, ये जो है ये कहते हैं कि जी, इनकी क्या तनकीद है तैयब अर्दोगन पे, ये कहते हैं कि हमें, हमारी फौज ये सोमाली में क्या कर रही है, तुर्की की फौज, हमारे लोग कतर में क्या कर रहे हैं, हमारे लोग शाम में क्या कर रहे हैं, हमारे, मतलब ये जो है, ये जो तैयब अर्दोगन का एक ग्लोबल लेवल पे उनका तुर्की की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके ये खिलाफ है। अच्छा, उसे कहते हैं कि तुर्की में वापस आ जाएं, बाहर क्या कर रहे हैं आप, ठीक है, लीबिया में क्या कर रहे हैं, तो तुर्की जो एक, अच्छा, लेकिन इनका यूनान के बारे में वही ख्याल है जो कि तैयब अर्दोगन का है, वो तो नेशनल पॉलिसी है ना, वो तो चेंज नहीं होगी पॉलिसी। साइप्रस के बारे में, ग्रीस के बारे में, वो पॉलिसी वही है। तो ये जो है इनके ऊपर सबकी नजर है कि ये, अच्छा, इनके साथ इस्लामिक पार्टीज भी आ गई, यानी ये मुकम्मल जो इत्तेहाद है, जो टेबल ऑफ 6 या 6 जमाती इत्तेहाद है, उसमें जो है वो थोड़े से कुर्द, लेकिन एक कुर्दिश रहनुमा, आज जो बड़ी रैली हुई है तैयब अर्दोगन की, उसमें कुर्द भी, यानी प्रो कुर्दिश पार्टियां भी थी। कुर्दों की तो सियासत की इजाजत नहीं है, लेकिन जो प्रो कुर्द पार्टियां तो है ना, जो कुर्दों के लिए, अच्छा, इन्होंने ये कहा है कि मैं बशार अल असद से बेहतरीन ताल्लुकात चाहता हूं, डायलॉग करके सारे शाम के जो माजरीन है तुर्की में उनको निकालूंगा, वापस भेज दूंगा। और ये बशार अल असद के साथ अच्छी बातचीत करने पे तैयार हैं वो, और ये कहते हैं कि ये जो हमारा मुआहदा हुआ था 98 में, जिसके मुताबिक ये था कि शाम की कोई सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी तुर्की के खिलाफ, तो उसके तहत जो है वो हम उस मुआहदे के तहत यहां से दहशतगर्दी को खत्म करेंगे, लेकिन हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अर्से हमारी फौज वहां रहेगी क्योंकि वहां से हमलों का खतरा है, लेकिन फिर हम फौज शाम से वापस बुलवा लेंगे। उसके साथ ही देखें क्या हुआ है, उसके साथ ही ये हुआ है कि आज काहिरा में तारीखी इजलास है अरब लीग का, अरब लीग के वज़राए खारजा का तारीखी इजलास हुआ है आज, और उस इजलास में शाम को अरब लीग ने वापस ले लिए। शाम के वज़राए खारजा, यानी अरब लीग के वज़राए खारजा ने शाम को वापस ले लिया सीरिया को, ठीक, और तमाम जो कुछ मुल्कों ने मुखालफत की है, लेकिन उन्होंने भी कहा है कि वो जो नशावर अद्वियात हैं, कैप्स्टोन वगैरह, उसके ऊपर पाबंदी, मुआहदा उसको ख़त्म होना चाहिए और ये सारा, लेकिन सीरिया को वापस लेना। अब इनकी सरबराह कॉन्फ्रेंस जो है वो 19 मई को है, अरब लीग की सरबराह कॉन्फ्रेंस अभी हुई है, लेकिन वज़राए खारजा ने गो हेड दे दिया, ठीक, कि जी वापस आ जाए। ये तेजी के साथ चीजें हो रही हैं। ये बशार अल असद कौन है? बशार अल असद अरब लीग में वापस आ गए। ये कौन है? ये वो हैं जिनको रशिया ने बचाया था।
जिनको तमाम अरब ममालिक तुर्की हटाने जा रहा था, रशिया ने बचाया। और ये किसके करीब रहे? ईरान के। तो ईरान के देखिए ना, ईरान के सदर भी इब्राहिम रईसी वहां गए, फिर उससे पहले सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा वहां गए, फिर मिस्र के। तो अरब दुनिया करीब आ गई है, कतर, सऊदी अरब, ईरान, सऊदी अरब। अब दरमियान में यह बात हो रही है यूरोप के अंदर, शुरू हो गया डिस्कशन कि अगर इस जंग को कोई बंद कर सकता है, यूक्रेन की जंग को, तो वो सिर्फ और सिर्फ चाइना है। ये डिबेट शुरू हो गई है मुख्तलिफ फोरम्स में। कल बात करूंगा। लेकिन ये जो एकदम से टेंशन बढ़ी ना कि क्रेमलिन के ऊपर 9 मई को उनका भी विक्ट्री डे आ रहा है ना, 1945 में जो हथियार डाले थे जर्मन ने, तो वो ऑफेंसिव काउंटर ऑफेंसिव या तो उसके बाद चीन ही करवाएगा, वहां पे अमन की बात। यहां पर इंडिया ये सोच रहा है कि ये क्या यहां पर भी अमन जो है वो चीन ही लेकर आएगा, जो हमारे इलाके। अगर चीन अमन लाएगा तो इसका मतलब भूटान, ताइवान, ये सारे इलाके, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सारा उधर मणिपुर में और हंगामे बढ़ गए हैं। आज बहुत शदीद हंगामे हो गए हैं, बड़ी तादाद जी। तो मसला ये है कि वो ये जो स्टेटमेंट आई है चाइना की पाकिस्तान में मौजूद रह के, इसके ऊपर अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं कि इंडिया की तरफ। पहले एक दफा की बात हुई तो इंडिया ने बड़ा सख्त एक स्टेटमेंट दी थी, लेकिन उस वक्त तब हुआ था वो जब इंडिया, मतलब ये सूरत हाल नहीं थी खत्ते की दुनिया की, चाइना। अब इंडिया की क्या स्टेटमेंट आती है, क्या इंडिया इसको, जाहिर है वो इसकी मुखालफत, इस पे अपनी तशवीश का इजहार करेंगे, यकीनन करेंगे, लेकिन पॉलिसी स्टेटमेंट चाइना ने दे दिया। खड़े डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।